गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यस टेक्निक मेक योर माइंड शार्प पर। के साथियों, शुरू करते हैं हमारा आज का ये धमाकेदार लेक्चर। और अब तक के लेक्चर में हम लोगों ने सीखा है क्या? तो अब तक के लेक्चर में हम लोग सीख चुके हैं कि क्वांटम नंबर्स क्या होती हैं और क्वांटम नंबर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी हम लोग जो है कर चुके थे। तो सभी लोग जल्दी जल्दी वीडियो में जुड़ जाइए, जिससे कि अपनी क्लास में आज जो हम पढ़ने वाले हैं, हम लोग आज पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स जो एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे हुंड का नियम हो गया आपका, पाउली का नियम हो गया आपका, हाइजेनबर्ग का नियम हो गया, ठीक है, डी ब्रोगली का नियम हो गया। ये सारे नियम जो है हम लोग क्या करने वाले हैं, आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर कर दो। सभी स्टूडेंट बुला लो अपनी क्लास में सभी बच्चों को, क्योंकि आज की जो क्लास है आपकी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। आज की क्लास से जो भी क्वेश्चन है, आज की क्लास में मैं आपको जो भी क्वेश्चन करवाने वाला हूं या जितने भी क्या बोलते हैं रूल्स करवाने वाला हूं, ये रूल आपके एग्जाम में जरूर आएंगे, क्योंकि एक या दो रूल आपके एग्जाम में हर बार ही आते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो है बिल्कुल आराम से इन रूल्स को क्या करेंगे, सीखने वाले हैं। सबसे पहला जो रूल है आपका कौन सा है? सबसे पहला रूल है आपका हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी नियम। क्या है? हाइजेनबर्ग का हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का नियम। अनिश्चितता का नियम, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का नियम। इंग्लिश में हम बोलते हैं हाइजेनबर्ग हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी रूल। हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी का रूल। अनसर्टेनिटी किस चीज की, अनिश्चितता किस चीज की है? यहाँ पे अनिश्चितता इस चीज की है कि देखो क्या होता है बेटा, कई बार ऐसा होता है पीडीएफ, जी हाँ, ऐप पर मिलेगा आपको, है ना। देखो यार विशाल जी अपना आंसर देते जा रहे हैं बच्चों को, बढ़िया बात है बेटा विशाल। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का नियम क्या होता है। हाइजेनबर्ग एक साइंटिस्ट थे और उन्होंने किसी भी एलिमेंट का या किसी भी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और उस इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम को एक साथ कैलकुलेट करने की कोशिश की। ठीक है, तो इन्होंने क्या पाया, इन्होंने पाया कि जब ये इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम फाइंड करते हैं तो उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है, और पोजीशन फाइंड करते हैं तो उसका मोमेंटम चेंज हो जाता है ना। तो इस चीज को ये क्या नहीं कर रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि ये कंटिन्यूअसली किस में घूम रहे हैं, सर्कुलर पाथ में कंटिन्यूअसली घूम रहे हैं। मोमेंटम फाइंड किया, तब तक इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गया, पोजीशन चेंज हो गई उसकी, यहां पोजीशन की, मोमेंटम चेंज हो गया उसका, क्योंकि मोमेंटम तो सर्कुलर पाथ पे हर एक पोजीशन में चेंज हो रहा है, वेलोसिटी तो, है ना, वेलोसिटी हर एक पाथ पे चेंज होती है, तो मोमेंटम हर जगह चेंज हो रहा है। तो इन्होंने बोला एक काम कर रहे हैं, हम एक रूल बताते हैं, और रूल क्या है कि इट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड मोमेंटम एंड द पोजीशन ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन ऑफ एनी एट द सेम टाइम। एक ही समय पर किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम और पोजीशन फाइंड करना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि जब हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फाइंड करते हैं तो उसका मोमेंटम चेंज हो जाता है, और मोमेंटम फाइंड करते हैं तो उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है। यही रूल क्या है आपका, यही रूल कहलाता है हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे एग्जाम में, हम लिखेंगे हाइजेनबर्ग ने हाइजेनबर्ग ने इलेक्ट्रॉन की पोजीशन एंड तथा इलेक्ट्रॉन की पोजीशन मतलब स्थिति तथा संवेग, स्थिति तथा संवेग में संबंध ज्ञात करने के लिए, संबंध ज्ञात करने के लिए एक नियम दिया, जिसे हाइजेनबर्ग का जिसे
हाइजेनबर्ग का कैसे एग्जाम में लिखना है वो बता रहा हूं, जिसे हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का नियम कहते हैं, अनिश्चितता का नियम कहते हैं, का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार क्या बात थी? इस नियम के अनुसार बात यह थी कि किसी भी तत्व के परमाणु में, किसी भी तत्व के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की स्थिति तथा संवेग, स्थिति तथा संवेग एक ही समय पर, एक ही समय पर ज्ञात करना संभव नहीं है, संभव नहीं है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन की स्थिति ज्ञात करते हैं, जब इलेक्ट्रॉन की स्थिति ज्ञात करते हैं तो उसका संवेग परिवर्तित हो जाता है, संवेग परिवर्तित हो जाता है तथा जब संवेग ज्ञात करते हैं, जब संवेग ज्ञात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन की स्थिति परिवर्तित हो जाती है, स्थिति परिवर्तित हो जाती है। अतः इलेक्ट्रॉन की स्थिति तथा संवेग में अनिश्चितता बनी रहती है, संवेग में अनिश्चितता बनी रहती है। ठीक, ये नियम हमारा जो है क्या है? हाइजेनबर्ग का नियम। बताओ भैया, आया समझ में नियम की नहीं? हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी, हिंदी में डेफिनेशन, कितनी बढ़िया डेफिनेशन हमारी बन गई। हाइजेनबर्ग ने इलेक्ट्रॉन की स्थिति तथा संवेग के संबंध ज्ञात करने के लिए एक नियम दिया, जिसे हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार किसी भी तत्व के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की स्थिति तथा संवेग एक ही समय पर ज्ञात करना संभव नहीं है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन की स्थिति ज्ञात करते हैं तो उसका संवेग परिवर्तित हो जाता है, और जब संवेग ज्ञात करते हैं तो उसकी इलेक्ट्रॉन की स्थिति परिवर्तित हो जाती है। इसे ही क्या कहते हैं? अतः इलेक्ट्रॉन की स्थिति और संवेग, इन दोनों में क्या बनी रहती है बेटा? अनिश्चितता बनी रहती है। ठीक है, अब देखो हमने यहाँ पे लिखा है ऐसे, थ्योरी लिखी तो तुम लोग कम हो गए। ठीक है, तुम लोग क्या हो गए? तुम लोग कम हो गए, है ना? तो ऐसे नहीं करना। अगर मैं आपको यहां लिखवा रहा हूं तो आप भी इसको नोट करते चले तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। बाकी पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगा, है ना? तो देखा ना, इस निश्चितता को ज्ञात करने के लिए इन्होंने एक रूल दिया था, फॉर्मूला दिया था, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच ओवर 4 पाई। ठीक है, क्या रूल दिया था इन्होंने कहा था डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इज ग्रेटर देन, क्या होता है? एच ओवर 4 पाई होता है। जहां आपका जो डेल्टा एक्स होता है बेटा, डेल्टा एक्स क्या कहलाता है? डेल्टा एक्स आपका कहलाता है स्थिति में अनिश्चितता। डेल्टा एक्स क्या होती है? स्थिति में अनिश्चितता, अनिश्चितता। और डेल्टा पी क्या होता है? डेल्टा पी होता है आपका संवेग में अनिश्चितता। इसमें संवेग में अनिश्चितता। ठीक, और एच आपका क्या है? एच है आपका प्लांक नियतांक। एच क्या है?
प्लांक नियतांक, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻34। ठीक है, क्या होती है प्लांक नियतांक, इसकी वैल्यू। इंग्लिश में भी डेफिनेशन अभी मैं आपको करवा दे रहा हूं। ठीक है, इंग्लिश में भी हम इसकी क्या करवा दे रहे हैं, आपको डेफिनेशन करवाए दे रहे हैं। इंग्लिश में डेफिनेशन क्या है, हाइजेनबर्ग describe a rule to find relation between position and momentum of any electron in atom. According to this rule, इस रूल के अकॉर्डिंग क्या है, इस रूल के अकॉर्डिंग है, it is impossible to find position and momentum of any electron in atom at the same time because when we find position its momentum gets changed, and when we find momentum its position gets changed. ठीक, तो देयर इज अनसर्टेनिटी बिटवीन पोजीशन एंड मोमेंटम, इसलिए पोजीशन में क्या बनी रहती है बेटा, अनसर्टेनिटी बनी रहती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी लॉ। क्या बोलते हैं, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी लॉ, जहां पे लॉ क्या दिया था इन्होंने, लॉ दिया था आपका डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच ओवर 4 पाई, जहां एच प्लांक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34, ये प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू होती है। अब एक बात बताओ जरा तुम ध्यान से, हमें तुम एक बात बताओ कि आप लोगों ने अभी फॉर्मूला पढ़ा डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच ओवर 4 पाई। अब एक बात बताओ, पी इक्वल टू क्या होता है, मोमेंटम के बारे में पढ़े हो कभी, मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम आपका होता है संवेग। संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, मास गुणे मास मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, मतलब द्रव्यमान गुणे वेग। P इक्वल टू एम इंटू वी पढ़ा है ना, द्रव्यमान मल्टीप्लाई बाय वेग। ठीक है, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो मास। अब एक चीज बताओ तुम, हमारा जो डेल्टा P है, P में चेंज कितना हो रहा है, बराबर m इंटू डेल्टा V। क्यों, क्योंकि मास तो कभी चेंज होता नहीं है ना, मास कभी चेंज होता नहीं है, तो डेल्टा P की ये जो वैल्यू उठा करके हमने इसमें रख दी। पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो जैसे हम ये वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा डेल्टा एक्स डॉट एम डेल्टा वी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच ओवर 4 पाई। तो हमने यहां से m उस तरफ भेज दिया, तो डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच ओवर 4 पाई m। ये आपका क्या हो जाएगा भैया, ये हमारी एक इक्वेशन हो जाएगी और एक इक्वेशन हमारी। ठीक है, तो यही चीज क्या है, यही आपका फॉर्मूला होता है किसका, यही फॉर्मूला आपका होता है हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी नियम। तो बस हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का नियम हमने सीख लिया बहुत अच्छे से। क्या होता है हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी लॉ, मैंने अभी आपको समझाया जस्ट। तो हाइजेनबर्ग ने क्या किया था, हाइजेनबर्ग ने
किसी भी इलेक्ट्रॉन की स्थिति और संवेग को ज्ञात करने के लिए एक नियम दिया था जिसे हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का नियम कहते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस रूल ने क्या बताया था, एक मिनट रुकना बेटा। चलिए, तो क्या नियम था हमारा, हमारा नियम हाइजेनबर्ग का सिंपल सा हमने समझ लिया कि हाइजेनबर्ग का नियम क्या है। तो हाइजेनबर्ग ने बोला था किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन पोजीशन मोमेंटम फाइंड करना एक साथ पॉसिबल नहीं है। जब हम पोजीशन फाइंड करेंगे मोमेंटम चेंज हो जाएगा, मोमेंटम फाइंड करेंगे पोजीशन चेंज हो जाएगी, अनसर्टेनिटी बनी रहेगी। इसको रिलेशन में बांधने के लिए इन्होंने क्या बोला, डेल्टा एक्स और डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच ओवर 4 पाई। अब यहां से हमने फॉर्मूला सीखा हुआ है कि P इक्वल टू एम इंटू वी होता है। तो यहां से पोजीशन अगर चेंज होगी तो वेलोसिटी भी चेंज होगी, क्योंकि मास तो कभी चेंज होता नहीं है। तो यहाँ पे डेल्टा पी इक्वल टू एम इंटू डेल्टा वी हो जाएगी। ये वैल्यू उठा के इक्वेशन में पुट कर दी हमने। तो डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच ओवर 4 पाई। ये वाला जो एम है उस तरफ भेज दिया। तो डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच ओवर 4 पाई एम। ये हमारा क्या बन गया, रिलेशन बन गया। ठीक है, तो पहला रूल आपका यहाँ पे क्या होता है, फिनिश। आइए दूसरा रूल समझते हैं। दूसरा रूल आज का है आपका, तो दूसरा रूल जो आपका है वो है हुंड का नियम। दूसरा नियम क्या है आपका बेटा, हुंड का नियम। ठीक है, हुंड्स रूल, हुंड्स रूल। तो देखो यार, हुंड ने क्या नियम दिया था, मैं आपको समझा दे रहा हूं, लिख आप खुद लेना। हुंड का नियम क्या होता है, सुनिएगा ध्यान से। हुंड ने क्या बताया था, हुंड ने बताया था कि इट इज इम्पॉसिबल, मतलब फर्स्टली हुंड ने क्या बताया था, हुंड ने सबसेल के जो ऑर्बिटल्स हैं, हुंड ने उपकोष के कक्षकों के अंदर इलेक्ट्रॉन को फिल करने के संबंध में नियम दिया था। ठीक है, किसके संबंध में नियम दिया था हुंड ने, तो हुंड ने जो सबसेल होते हैं, जो आपके क्या होते हैं, उपकोष होते हैं, उन उपकोष के ऑर्बिटल, उन उपकोष के ऑर्बिटल मतलब आपके जो कक्षक होते हैं, तो उपकोष के ऑर्बिटल में फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग है ना, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग के संबंध में क्या दिया था, एक नियम दिया था। इस नियम के अनुसार इन्होंने क्या बताया था, इस नियम के अनुसार इन्होंने बताया था कि जो आपके ऑर्बिटल्स होते हैं, ऑर्बिटल्स में एंटी क्लॉकवाइज, क्या ऑर्बिटल मतलब जो आपके कक्षक होते हैं, कक्षक में एंटी क्लॉकवाइज, वैसे एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब इलेक्ट्रॉन का वामावर्त वितरण, इलेक्ट्रॉन का वामावर्त, एंटी क्लॉकवाइज डिस्ट्रीब्यूशन, एंटी क्लॉकवाइज डिस्ट्रीब्यूशन जो आपका है किसका, इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, वो तब तक नहीं हो सकता, तब तक नहीं हो सकता, कब तक, तब तक नहीं हो सकता जब तक, तब तक जब तक प्रत्येक ऑर्बिटल में, प्रत्येक ऑर्बिटल मतलब प्रत्येक कक्षक में, प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन कैसा ना भर दिया जाए, क्लॉकवाइज ना भर दिया जाए, क्लॉकवाइज ना भर दिया जाए। ये नियम क्या कहलाता है, ये नियम कहलाता है आपका हुंड का नियम। हुंड ने क्या बताया था, फिर से सुन लो। हुंड ने नियम दिया था कि, हुंड ने नियम दिया था कि सबसेल के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल करना है,
उसके नियम में इन्होंने बोला था कि ऑर्बिटल में हम इलेक्ट्रॉन को एंटी क्लॉकवाइज तब तक नहीं भर सकते जब तक कि जो आपका ऑर्बिटल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन कैसा ना भर जाए, क्लॉकवाइज ना भर जाए। मतलब सीधी सी बात है, ऑर्बिटल में पहले इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, ऑर्बिटल में पहले इलेक्ट्रॉन भरते हैं क्लॉकवाइज, पहले इलेक्ट्रॉन भरते हैं क्लॉकवाइज, और फिर बाद में जो इलेक्ट्रॉन भरते हैं वो कैसे भरते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। बस इतना सा नियम था इनका, ठीक है। यही इनका क्या था, नियम था, क्या कि जो आपके ऑर्बिटल्स हैं उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को पहले क्लॉकवाइज भरा जाएगा, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज भरा जाएगा। इट इज इम्पॉसिबल टू फिल इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज अंटिल ईच ऑर्बिटल शुड हैव एटलीस्ट वन इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज, ठीक है। मतलब किसी भी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन को एंटी क्लॉकवाइज मतलब वामावर्त वितरण तब तक संभव नहीं है जब तक कि एक एक इलेक्ट्रॉन कैसा ना भर दिया जाए, दक्षिणावर्त ना भर दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपसे कहूं कि हमें इलेक्ट्रॉन भरने हैं 3d8, क्या भरने हैं 3d8। अब क्या है 3d8 में हमें जब इलेक्ट्रॉन भरने थे तो हमें क्या नहीं था, पता नहीं था हुंड का नियम। हमें हुंड का नियम जब पता नहीं था तो हमने इलेक्ट्रॉन को उठाया मुंह और भर दिया। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8, जो कि क्या था, गलत था, जो कि गलत था। फिर हमारे पास आए हुंड भैया। कौन आए हमारे पास, हुंड भैया आए। अकॉर्डिंग टू हुंड, हुंड हमारे पास आए। हुंड ने कहा अरे बेवकूफ चंद क्या कर रहे हैं। हमने कहा क्यों, क्या हो गया। बोले ऐसे नहीं भरा जाता इलेक्ट्रॉन इसमें। हमने कहा तो तुम बता दो कैसे भरा जाता। तो उनने हमें सिखाया, फिर है ना, हुंड भैया ने सिखाया कि ऐसे इलेक्ट्रॉन को नहीं भरा जाता। हमने कहा तो कैसे भरा जाता। बोले पहले भरो एक एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज। तो हमने भरा 1 2 3 4 5 भर गए। अब बोले 5 भर गए, उसके बाद फिर शुरुआत से भरो एंटी क्लॉकवाइज। तो 6 7 और ये 8। हमने कहा अच्छा ऐसे भरा जाता। बोले हाँ। तो ये हमारा रूल क्या हो गया, सही हो गया, ठीक है। ये रूल हमारा क्या हो गया, सही हो गया। अब देखो इसमें हम आगे बढ़े, आगे बढ़े तो हमने कहा भैया, जैसे हमने कहा 4f13 भरना, क्या भरना, हमने कहा हमें भरना है 4f12 भरना या 4f15 भरना, नहीं 4f10 भरना। मान लो क्या भरना हमें, 4f10। तो हम ठहरे भैया शुद्ध कबाड़ी आदमी, हमें पता ही नहीं था कैसे भरा जाता है इलेक्ट्रॉन। तो हमने क्या किया, हमने 7 ऑर्बिट बनाए ऐसे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 10 भरने थे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भर दिए हमने। हमने ऐसे भरे तो हुंड भैया हमारे पास आए। हुंड भैया कह रहे ऐसे कैसे भर रहे तुम। तो अकॉर्डिंग टू हुंड, अकॉर्डिंग टू हुंड भैया, हुंड भैया ने कहा इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं भरे जाते बेटा। हमने कहा फिर कैसे भरे जाते। बोले देखो हम बता रहे तुम्हें, पहले 7 ऑर्बिटल बनाओ। हमने कहा ओके, 7 ऑर्बिटल बने। पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सीधा खड़ा करो। तो 1 2 3 4 5 6 7 सीधा कर दिया। बोले अब शुरुआत से उल्टे भरो। तो 6 7 कितने भर गए, 7 भर गए, 8 9 और 10। हमने कहा अरे वाह हुंड भैया तुमने तो हमें सिखा दिया। तो हमें आ गया ये, ठीक है, हमें ये समझ में आ गया और हम फिर कभी भी अब इसको गलत नहीं भरे, ठीक। तो हमने भैया इलेक्ट्रॉन को फिल करना सीख लिया, हमने ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को फिल करना सीख लिया। क्या है, सबसे पहले क्लॉकवाइज भरो, पहले इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज भरो और फिर इलेक्ट्रॉन कैसा भरो आप, एंटी क्लॉकवाइज। समझ गए, बस इतना सा तो काम है आपका। पहले इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज और बाद में इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज बनना है, बस इतनी सी बात है। समझ में आ गई, ठीक। तो ये आपके क्या हो गए, ये आपके 2 नियम हो गए, हाइजेनबर्ग का हो गया और हुंड का हो गया। अब आगे हम बढ़े अगर तो तीसरे नियम पे हम चलते हैं। तीसरा नियम हमारा कौन सा है, तीसरा नियम हमारा है पाउली का अपवर्जन नियम। क्या है हमारा, पाउली का अपवर्जन नियम, पाउली का अपवर्जन नियम। अब पाउली का अपवर्जन नियम क्या है, हिंदी में बोलते हैं पाउली का अपवर्जन नियम, इंग्लिश में बोलते हैं पाउलीज, पाउलीज एक्सक्लूसिव लॉ। क्या बोलते, पाउलीज एक्सक्लूसिव लॉ। अब ये क्या है भैया, ये क्या बताने आए थे हमें। तो पाउली ने क्या बताया था, पाउली ने, जो आपके पाउली भैया थे, इन पाउली भैया ने क्या दिया था, पाउली भैया ने किसी भी एलिमेंट के, किसी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन की क्वांटम नंबर,
के संबंध में एक नियम दिया था, क्वांटम नंबर के किसमें संबंध में क्या दिया था, एक नियम दिया था। ठीक है, क्वांटम नंबर के संबंध में एक नियम दिया था। इस नियम के अकॉर्डिंग क्या था आपका, इसके अकॉर्डिंग था, इसके अकॉर्डिंग क्या था, इसके अकॉर्डिंग ये था, क्या था सुनो, पाउली ने कहा था कि किसी भी एलिमेंट, क्या कहा था इन्होंने, किसी भी एलिमेंट के दो इलेक्ट्रॉन की, किसी भी एलिमेंट के दो इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती, चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती, समान नहीं हो सकती हैं। यदि तीन संख्याएं समान होती हैं, यदि तीन संख्याएं समान हो तो चौथी अवश्य ही डिफरेंट होगी, अवश्य ही अलग होगी। ये नियम था इनका। क्या नियम था इनका, इनका था कि किसी भी एलिमेंट के दो इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं कैसी नहीं हो सकती, बराबर नहीं हो सकती, समान नहीं हो सकती। किसी भी एलिमेंट के दो इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं कैसी नहीं हो सकती बेटा, समान नहीं हो सकती। अगर तुम्हारी तीन संख्याएं समान भी हो गई तो चौथी 100% कैसी होगी बेटा, अलग होगी। चौथी 100% क्या होगी, अलग होगी। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला था, यही तो बोला था कि टू इलेक्ट्रॉन ऑफ एलिमेंट, टू इलेक्ट्रॉन ऑफ एलिमेंट कैन नॉट हैव all quantum number similar, चारों क्वांटम संख्याएं क्या नहीं हो सकती, समान नहीं हो सकती। ठीक है, चारों क्वांटम संख्याएं कैसी नहीं हो सकती, समान नहीं हो सकती। हमने कहा फॉर एग्जाम्पल हमारा जो हीलियम एटम है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन है। तो हीलियम को आप कैसे फिल करोगे, हीलियम को आप फिल करोगे 1s2। अब यहां देखो हम दोनों इलेक्ट्रॉन की क्वांटम नंबर निकाल रहे हैं, यहां निकाल रहे हैं हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की और यहां निकाल रहे हैं हम लोग सेकेंड इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, 1s2 को कैसे फिल करोगे, एक ऑर्बिटल है, एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज, ये इलेक्ट्रॉन दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। तो जो आपका पहला इलेक्ट्रॉन है ये है आपका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन और ये जो इलेक्ट्रॉन है आपका ये है आपका सेकेंड इलेक्ट्रॉन। डन। अब देखो इसके लिए क्वांटम नंबर्स निकालो, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की क्वांटम नंबर निकालो n इक्वल टू क्या है, n इक्वल टू जो शुरुआत में नंबर लिखा होता 1, इसके लिए भी n इक्वल टू क्या है, इसके लिए भी n इक्वल टू 1, क्योंकि भैया ये इलेक्ट्रॉन भी इसी में जा रहा है। l की वैल्यू का है तो s के लिए l की वैल्यू कितनी होती, 0। ये वाला भी इसी में गया तो l की वैल्यू इसके लिए भी क्या होगी, 0। m की वैल्यू निकालें तो m की वैल्यू क्या होगी, इसके लिए 0, इधर भी m की वैल्यू क्या होगी आपकी, 0 होगी। और अगर s की वैल्यू निकालें तो पहला इलेक्ट्रॉन सीधा खड़ा तो s की वैल्यू आपकी होगी +1/2, लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन कैसा खड़ा, उल्टा खड़ा है, तो s की वैल्यू कैसी होगी, -1/2। तो यही तो कह रहे थे कि अगर तीन संख्याएं समान हो भी गई तो चौथी 100% क्या होगी आपकी, अलग होगी। यही नियम तो पाउली का नियम है। लेकिन पाउली का नियम क्या है, क्योंकि हाइड्रोजन एटम जो आपका होता है, क्या होता है, जो आपका हाइड्रोजन का एटम होता है, उस हाइड्रोजन के एटम में, उस हाइड्रोजन के एटम में क्या है, ओनली एक इलेक्ट्रॉन है, ओनली एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो हाइड्रोजन पे क्या है, इसका रूल अप्लाई नहीं होता, हाइड्रोजन पे ये रूल अप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या है, केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो हाइजेनबर्ग पे जो आपका ये पाउली का नियम है वो हाइड्रोजन पे अप्लाई नहीं होता है। इस वजह से इस नियम को पाउली का एक्सक्लूसिव लॉ बोलते हैं। ठीक है, पाउली का क्या बोलते हैं, पाउली का अपवर्जन नियम बोलते हैं, क्योंकि ये हाइड्रोजन के लिए क्या है, अपवाद है, हाइड्रोजन पे ये नियम लागू नहीं होता। समझ में आया क्या, हाइड्रोजन पे ये नियम लागू नहीं होता, इस वजह से इसे हम क्या बोलते हैं, पाउली का अपवर्जन नियम। बताइए, बात समझ में आई सबको। ठीक है, तो हमने कितने रूल सीख लिए, 3 रूल सीख लिए। हाइजेनबर्ग का नियम सीखा, हुंड का नियम सीखा, पाउली का नियम सीखा। ठीक है, तीनों रूल आई हो आप सभी को समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तीनों रूल समझ में आ गए क्या, चलिए अब आ गए हैं अगर तो आइए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक, आओ भैया जल्दी से सेशन को शेयर कर दो
और हाँ, जो भी अब तक एएस टेक्निक ऐप से नहीं जुड़े हैं वो तुरंत एएस टेक्निक ऐप जरूर डाउनलोड कर लें अभी प्ले स्टोर से जाकर के, क्योंकि इस क्लास की पूरी वीडियो प्लस और इसके अलावा और भी जो क्लासेस हमारी चल रही हैं, कम्युनिकेशन स्किल की चल रही है, अप्लाइड केमिस्ट्री की चल रही है, अप्लाइड मैथ की चल रही है, इंजीनियरिंग ड्राइंग, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स की चल रही है, सारी क्लासेस आपकी लाइव चल रही हैं। तो सारी क्लासेस की लाइव वीडियो और पीडीएफ के लिए आप एएस टेक्निक ऐप ज्वाइन करें, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, कॉल करें नंबर 7310111134 या फिर 7860111134 नंबर पर कॉल करें और अपना कोर्स आज ही परचेज करके अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें। ठीक, आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा Na प्लस में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इन Na प्लस। Na प्लस में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो देखो यार, पहले तो तुम्हें ये प्लस चार्ज वगैरह के बारे में पता है क्या? अगर नहीं पता है तो आओ पहले मैं तुम्हें प्लस चार्ज के बारे में बता दूं। कोई भी मेटल अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उस पे क्या आ जाता है? प्लस चार्ज आ जाता है। ठीक है, जैसे अगर हमारी कोई एम मेटल है, उसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो उस पे एम प्लस आ जाएगा। अगर उसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो उस पे +2 चार्ज आ जाएगा। समझ में आई बात? ठीक है, और अगर कोई भी आपकी नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है तो उस पे क्या आ जाता है? उस पे माइनस चार्ज आ जाता है। ठीक है, उस पे क्या आ जाता है? माइनस चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो यहां पे आपका क्या कह रहा है? कह रहा है Na प्लस में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या बताओ। तो यार तुम एक बात बताओ, सोडियम जो आपका होता है, सोडियम होता है 11Na23। क्या होता है? 11Na23, ये सोडियम होता है आपका। तो सोडियम 11Na23 होता है, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हो गए? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें हो गए 11। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो गए? नंबर ऑफ प्रोटॉन जो इसमें हो गए, प्रोटॉन की संख्या जो इसमें हो गई है वो भी होगी कितनी? 11। और न्यूट्रॉन कितने हो गए? तो न्यूट्रॉन हो गए हैं परमाणु, जो आपका मास नंबर है उसमें से 11 को माइनस कर दो तो हमारे ये हो गए न्यूट्रॉन कितने भैया जी? 12। ठीक है, तो न्यूट्रॉन आपके आ गए 12, प्रोटॉन आपके आ गए 11 और इलेक्ट्रॉन आपके आ गए 11। लेकिन हमने ये सोडियम परमाणु में निकाले, हमने निकालना है Na प्लस में। Na प्लस का मतलब है कि सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। ठीक है, तो Na प्लस जो आपका है इसमें क्या हुआ है? 11 इलेक्ट्रॉन जो थे उसमें से एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? लूज हो गया। और एक इलेक्ट्रॉन लूज होने पर इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचे वो कितने बचे? तो Na प्लस में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचे हैं वो बचे हैं 11 में से एक चला गया, कितने बचे? 10। कितने बचे इलेक्ट्रॉन? 10 बचे। ठीक है, तो अब यहां कोई ये नहीं कहना तो सर प्रोटॉन भी 10 हो जाएंगे। बेटा प्रोटॉन डोनेट नहीं होते, इलेक्ट्रॉन डोनेट होते हैं। ठीक है, तो Na प्लस का मतलब है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, तो सोडियम में 11 होते हैं, लेकिन क्योंकि उसने एक डोनेट कर दिया है इसलिए उसमें क्या हो जाएंगे? एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, केवल कितने बचेंगे? 10। तो Na प्लस में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 10 होंगे, प्रोटॉन कितने होंगे? 11 होंगे और न्यूट्रॉन कितने होंगे? 12। बात समझ में आई? इलेक्ट्रॉन होंगे 10, प्रोटॉन होंगे 11 और न्यूट्रॉन होंगे 12। समझ में आ गया ना सबको? चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखो जरा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ऑक्सीजन -2 में, ऑक्सीजन -2 में इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या बताइए। इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या बताइए। इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या आपको क्या करनी है भैया जी? फाइंड करनी है। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इन O-2। ऑक्सीजन -2 में बताओ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कितने होंगे? सभी लोग कमेंट में आंसर देंगे। मैं सभी स्टूडेंट कमेंट में आंसर दें कि इलेक्ट्रॉन में प्रोटॉन और सॉरी ऑक्सीजन -2 में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? क्या किसी को नहीं आ रहा है क्वेश्चन?
है आंसर क्यों नहीं मिल रहा भैया सबसे? सभी स्टूडेंट आंसर दें बेटा, ऐसे काम नहीं चलता है। आंसर दो देगा तब तो पता चलेगा तुम्हें कि आ रहा कि नहीं आ रहा, है ना? तब आपको पता चलेगा कि आता है आपको या नहीं है। बताइए ऑक्सीजन -2 में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कितने होंगे? तो देखो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8। 8 का मतलब क्या है? 8 का मतलब यह है कि जो परमाणु क्रमांक है वही आपके प्रोटॉन की संख्या है और वही आपके इलेक्ट्रॉन की भी संख्या है, वही आपके इलेक्ट्रॉन की भी संख्या है, लेकिन निकालना ऑक्सीजन -2 का है। इसका मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए। क्या कर लिए? 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हमने एक्सेप्ट कर लिए और ऑक्सीजन में होते 8 हैं, 2 और कर ले तो अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? पहले थे 8 और 2 और एक्सेप्ट कर लिए तो अब हो गए 10। तो यहां पे हमें पता चल गया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 10 हैं, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन जो आपके हैं वो कितने हैं? 8 है। नंबर ऑफ प्रोटॉन 8 है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 है। बताइए बात समझ में आई सबको कि नहीं? इलेक्ट्रॉन 10 होंगे, प्रोटॉन कितने होंगे? 8। चलिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, देखो विनीत सचिन का आंसर गलत हो गया, कह रहे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन 10 होंगे। बेटा प्रोटॉन ग्रहण थोड़ी कर गया उसने, O-2 का मतलब है कि उसने हमें क्या कर लिया? 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए, तो इलेक्ट्रॉन आपके 10 हो जाएंगे। प्रोटॉन थोड़ी एक्सेप्ट किया उसने, प्रोटॉन तो 8 ही रहेंगे। प्रोटॉन थोड़ी एक्सेप्ट किया उसने, एक्सेप्ट किए इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्ट किए इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्ट किए तो 8 थे, 2 इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्ट कर लिए तो 10 हो गए, तो इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएंगे, लेकिन प्रोटॉन उसने एक्सेप्ट नहीं किए, तो प्रोटॉन अभी भी कितने रहेंगे? प्रोटॉन अभी भी 8 ही रहेंगे। समझे कुछ कि नहीं? हाँ चलो आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किसी भी एलिमेंट के 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर समान नहीं होती हैं, यह नियम किसने दिया? यह नियम किसने दिया? ठीक है, all the quantum number of two electron of same element, all the quantum number of 2 electron of same element cannot be equal, cannot be same। किसने दिया ये नियम? ठीक है, ये किसका नियम है कि किसी भी एलिमेंट के 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या बराबर नहीं हो सकती? बताओ जल्दी से ये नियम, ये तो सबको आ जाना चाहिए। किसी भी एलिमेंट के 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती, किसने बोला था? जल्दी से कमेंट करो। जी हाँ, आदर्श का आंसर सबसे पहले आया हुआ है कि सर ये पाउली भैया ने बोला था। किसने बोला था? पाउली ने। ठीक है, तो ये आपका किसका नियम है? पाउली का नियम है। ठीक, चलिए अच्छा अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं? कितने इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं? बताइए ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं? मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन, आप ऑर्बिटल का मतलब है कक्षक, तो एक कक्षक में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं? बताइए जरा। एक कक्षक में, एक ऑर्बिटल में, देखो विनीत सचिन कह रहा है ये हमें हुंड ने बताया था। हुंड ने ये नहीं बताया बेटा, हुंड ने ये बताया था कि एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन को हम तब तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते जब तक कि हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज ना भर दिया जाए। समझे? तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो आप? एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम हम लोग भर सकते हैं, चलो देखते हैं कितने। मुस्कान गिरी जी बोल रही हैं 2, अनूप कुमार बोल रहे हैं 2, ऑल स्टेट बोल रहे हैं 1, आदर्श 2। अब ऑल स्टेट का आंसर फिर चेंज हो गया, 2 हो गया। चलो तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? यहां आंसर हो जाएगा आपका मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आप फिल कर सकते हैं। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन भरता है कैसा?
एक इलेक्ट्रॉन भरता है आपका क्लॉकवाइज, एक इलेक्ट्रॉन भरता है क्लॉकवाइज और दूसरा इलेक्ट्रॉन भरता है आपका एंटी क्लॉकवाइज। एक इलेक्ट्रॉन भरता है वामावर्त तो दूसरा भरता है आपका दक्षिणावर्त। ठीक है, तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दो टाइप से इलेक्ट्रॉन हम लोग क्या करते हैं, फिल करते हैं। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हम लोग क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे जो पूछ रहा हूं मैं वो ये पूछ रहा हूं कि अच्छा एक बात बताओ, आप आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब समझते हो? आइसो इलेक्ट्रॉनिक बताओ, किसी को पता है यार? आइसोटोप पता है, आइसो बार पता है, ठीक है, सम इलेक्ट्रॉनिक पता है क्या? सम इलेक्ट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक बताओ यार, किस किस को पता है सम इलेक्ट्रॉनिक? सम इलेक्ट्रॉनिक का मतलब समझ में आ गया? देखो बेटा सिंपल सा, आइसो मतलब होते हैं समान और इलेक्ट्रॉनिक का मतलब है आपका इलेक्ट्रॉन। क्या? इलेक्ट्रॉन, समान इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे ऐसे एटम या आयन, ऐसे एटम या आयन जिनमें, ऐसे एटम या आयन जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या, जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसी होती है? समान होती है, समान होती है, उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक या सम इलेक्ट्रॉनिक उन्हें हम बोलते हैं। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक या सम इलेक्ट्रॉनिक क्या होते हैं? तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक या सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। तो हमने सिंपल सी डेफिनेशन बताई आपको, क्या बताई? मैंने आपको सिंपल सी डेफिनेशन बता दी कि आपके एटम या आयन, ऐसे एटम या ऐसे आयन, ऐसे एटम या ऐसे आयन जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपसे कहें हम सोडियम प्लस Mg+2 और Al+3 और ऑक्सीजन -2, फ्लोरीन -2, ठीक है, फ्लोरीन माइनस, इन सब में क्या है? इन सब में ये सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। ये सारे कैसे हैं? ये सारे के सारे आपके आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। हम मैं आइसोटोप की बात नहीं कर रहा हूं, मैं समस्थानिक की बात नहीं कर रहा हूं। समस्थानिक क्या होता है? एक ही परमाणु के अलग अलग क्या होते हैं? एक ही परमाणु होता है वो, उसके अलग अलग फॉर्म होते हैं। यहां मैं एक परमाणु नहीं बोल रहा हूं, यहां मैं बोल रहा हूं एटम या आयन, ऐसे एटम या ऐसे आयन जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो। एटम्स और आयन विच हैव सिमिलर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, जिनमें इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो, ऐसे एटम और आयन। जैसे Na+ है, तो Na आपका कितना होता है? सोडियम 11 होता है, प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, कितने बचे इसमें? 10 इलेक्ट्रॉन बचे। Mg 12 होता है, तो 12 में से +2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, कितना बचा? तो इसका बचा 10 इलेक्ट्रॉन। Al 13 होता है और 13 +3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, कितने बचे आपके? 10 इलेक्ट्रॉन। O-2 तो ऑक्सीजन का 8 होता है, -2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए, 2 एक्सेप्ट किए तो कितने हो गए आपके? 10 इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन 9 होता है, -1 एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, कितने हो गए आपके? 10 इलेक्ट्रॉन। तो आप खुद चेक कर पा रहे होंगे इन सब में क्या आ रहा है? 10-10 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। इन सब में क्या हो रहे हैं? इन सब में आपके 10-10 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम सम इलेक्ट्रॉनिक या आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं। समस्थानिक और संभाविक टॉपिक अलग है, ये टॉपिक अलग है, समझे आदर्श सागर? आदर्श बोल रहे हैं मास नंबर अलग और एटॉमिक नंबर सेम नहीं, एटॉमिक नंबर सेम नहीं है। देखो 11 एटॉमिक नंबर, 12, 13, 14, 15 सबका एटॉमिक नंबर अलग है। एटॉमिक नंबर भी अलग हो, मास नंबर भी अलग हो, लेकिन इलेक्ट्रॉन सेम हो। एटॉमिक नंबर अलग हो, मास नंबर अलग हो, लेकिन इलेक्ट्रॉन कैसे हो? सेम हो, तो उसे हम बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। और ये क्या होते हैं? ये या तो एटम होते हैं या आयन होते हैं। क्या होते हैं? एटम होते हैं या आयन होते हैं, समझे? हाँ 9+, हाँ 9+1, तो 9+1 आपका कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो
अब इसी से रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, इसी से रिलेटेड मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि ऑर्गन 18 का, ऑर्गन 18 के दो सम इलेक्ट्रॉनिक लिखिए, दो सम इलेक्ट्रॉनिक बताइए, दो सम इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक फाइंड करने, इसके दो सम इलेक्ट्रॉनिक मतलब 2 आइसो इलेक्ट्रॉनिक आपको फाइंड करने हैं, 2 आइसो इलेक्ट्रॉनिक फाइंड कीजिए, फाइंड 2 आइसो इलेक्ट्रॉनिक ऑफ ऑर्गन 18, ऑर्गन 18 के 2 आइसो इलेक्ट्रॉन बताइए, बताइए जल्दी से। ऑर्गन 18 जो आपका है, आर्गन 18 के 2 आइसो इलेक्ट्रॉनिक आपको बताने हैं, ऑर्गन 18 के 2 आइसो इलेक्ट्रॉनिक आपको क्या करने हैं, बताने हैं। ठीक, जो भी बच्चे न्यू जुड़े हैं इन्हें हम बता दें कि शाम को अप्लाइड मैथ फर्स्ट की क्लास चलती है, अप्लाइड मैथ फर्स्ट की क्लास आपको शाम को चलती है कितने बजे, 6:30 बजे, जिसमें चैप्टर नंबर 1 से शुरुआत की गई है, अभी नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है, ठीक है, नया बैच स्टार्ट हुआ है, तो सभी लोग शाम 6:30 बजे जरूर जुड़े मैथ की क्लास में। और इसके अलावा आपकी इंजीनियरिंग ड्राइंग की क्लास भी शाम को लगती है, इसकी क्लास इंजीनियरिंग ड्राइंग की क्लास भी शाम को लगती है 4:15 पर, ठीक है, और कम्युनिकेशन स्किल की भी क्लास लगती है आपकी, तो कम्युनिकेशन स्किल की क्लास लगती है शाम को 5:30 बजे, तो इन 3 क्लासेस में। और इसके बाद आपकी अप्लाइड केमिस्ट्री की क्लास लगती है बेटा जी शाम को 7:30 बजे, अंजुरी मैम पढ़ाती हैं, ठीक है, तो इन क्लासेस से आप सभी लोग जरूर जुड़िएगा ध्यान से, ठीक। चलिए, तो ऑर्गन 18 में देखो आपका पोटेशियम है, पोटेशियम कितना होता है, 19 होता है, अगर मैं पोटेशियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो कितना बचेगा, 18 बचेगा, मतलब पोटेशियम से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो क्या बन जाएगा वो, K+, तो ऑर्गन का एक आइसो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा K+। सेम आपका क्लोरीन है, क्लोरीन आपका 17 होता है, अगर मैं इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं तो ये 18 हो जाएगा, और क्लोरीन अगर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो वो क्या बन जाएगा, Cl- बन जाएगा, तो ऑर्गन का एक और आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या हो जाएगा, तो ऑर्गन का एक आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा Cl-1, क्या हो जाएगा, Cl-1 भी हो जाएगा। इसके अलावा और बता दो, तो मैंने कहा कैल्शियम है, कैल्शियम आपका 20 होता है, अगर मैं इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो ये बन जाएगा कितना, ये बन जाएगा आपका 18, तो कैल्शियम +2 ये भी आपका क्या होगा, आपका ऑर्गन का ही एक आइसोटोप होगा, आइसोटोप नहीं सॉरी, ऑर्गन का आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा। समझ में आई क्या बात, है ना, क्लियर बात। तो K+ Cl- बिल्कुल सही है, और कैल्शियम +2 भी, क्या, कैल्शियम +2 भी आपका क्या है बेटा, कैल्शियम +2 भी आपका ऑर्गन का ही एक आइसो इलेक्ट्रॉनिक, क्लियर बात। तो आई होप कि आप सभी को आज का ये लेक्चर पसंद आया होगा, जिसमें मैंने आपको 3 इंपॉर्टेंट रूल सिखाए, एक मैंने आपको सिखाया हुंड का नियम, एक सिखाया हाइजेनबर्ग का नियम, हुंड का नियम, और एक सिखाया मैंने आपको पाउली का नियम, और उसके बाद फिर हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस भी किए। तो आई होप कि आप सभी को आइसो इलेक्ट्रॉनिक वगैरह का ये जो भी कॉन्सेप्ट मैंने दिया है, सभी को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, और साथ ही साथ बेटा कमेंट करके बताएं कि आपको सेशन कैसा लगा। मिलते हैं कल ठीक 8:15 पर नए टॉपिक के साथ, तब तक सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जो भी बच्चे अब तक एएस टेक्निक ऐप से नहीं जुड़े हैं, क्लास की पीडीएफ और क्लास की वीडियो के लिए आप हमारे एएस टेक्निक ऐप पर जरूर जुड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।